वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का ये सीरीज स्टार्ट किया है और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे जो है हमने क्वेश्चंस को लिया है। पहला 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पे जाके आप पहला 3 वीडियो जरूर देख लेना। जिस तरह के क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स छोड़ के आते हैं, नहीं करते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन को भी लिया गया है, उनके कॉन्सेप्ट को भी समझा दिया गया है और इजीली उनको कैसे सॉल्व करें ये भी बता दिया गया है। ये पार्ट 4 है। यहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को लिया है, उनके कॉन्सेप्ट्स को भी बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि लगातार इस तरह के वीडियोस अभी आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन हरदम जो है ये याद रखना, ये जो है लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। अब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल क्यों मूव करते हैं? क्योंकि हायर पोटेंशियल में जो है ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स हरदम जो है ये लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं। लेकिन अब कॉन्सेप्ट वाली बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो एग्जाम क्लियर है, ये पहले भी हमने बोला था। एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन जहां मूव करेंगे ठीक उसके ऑपोजिट में ही इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक करंट कहाँ मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में ही मूव करेंगे। यानी कि जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड करंट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये अगर पता है आपको, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बस एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इलेक्ट्रॉन्स हरदम जो है ये करंट जो है इसके ऑपोजिट में फ्लो करेंगे, या फिर करंट के ऑपोजिट में जो है ये फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट में जो है ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ये हरदम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इफ साउंड ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज, तो कौन सा क्वांटिटी जो है ये अनचेंज रहेगा अगर साउंड ट्रेवल करता है फ्रॉम एयर टू वाटर? तो कौन सा क्वांटिटी जो है ये अनचेंज रहेगा? तो इसका सही जवाब है ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। ये वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है ये अनचेंज रहेगा। बाकी सारे चेंज हो सकते हैं, जैसे वेवलेंथ चेंज हो सकता है, इंटेंसिटी जो है चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल साउंड वेव जो है ये जो है, जो अगर ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रहा है तो इसका स्पीड ऑब्वियसली साउंड वेव का जो है बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे साउंड वेव का अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली स्पीड में भी चेंज देखने मिलेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं आप कि जो क्वांटिटी जो अनचेंज रहता है तो वो जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज रहता है। यहाँ पे स्पीड चेंज हो सकता है, ठीक है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली आपने अभी आपको हमने बताया था कि साउंड वेव जो है ये डेंसर मीडियम में ज़्यादा फास्ट मूव करता है। ठीक है, तो एयर से वाटर, वाटर इज डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे साउंड वेव जो है ये और ज़्यादा जो है स्पीड में मूव करेगा। तो साउंड वेव अगर डेंसर मीडियम में और ज़्यादा स्पीड में जो है मूव करा तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे स्पीड में भी चेंज आएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये अनचेंज रहता है। और फ्रीक्वेंसी बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पूछना है कि आप फ्रीक्वेंसी क्यों अनचेंज रहता है, फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता क्या वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जो है ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो साउंड प्रोड्यूसिंग जो सोर्स है, ठीक है, मान लीजिए एक जनरेटर चल रहा है बहुत, तो ये जो है साउंड जनरेटर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये जो है कितना नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जनरेट कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम जो है ये ट्रैवल कर रहा है। अगर सोर्स सेम है, कोई भी मीडियम में ट्रैवल करे, एयर में ट्रैवल कर रहा है, वाटर में ट्रैवल कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। जस्ट एक एग्जांपल देके आपको समझा दिया गया कि किस तरह जो है फ्रीक्वेंसी जो है ये सोर्स पे डिपेंड करता है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी मीडियम में ट्रैवल करे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था? सिंपल जो है ऑस्टेट के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इनसाइड मैग्नेट द फील्ड लाइन मूव्स, तो यहाँ पे ना क्या होता है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हड़बड़ी करते हैं जिसकी वजह से ना गलती हो जाता है। एस्पिरेंट्स यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को आंसर करने में जो है ये बहुत ज़्यादा ये हड़बड़ी करते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत होता है। तो एक बार मैग्नेट लेके समझते हैं। ठीक है, तो सबको पता है कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ये जो है ये मूव करता है। जो भी यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड में देखे तो यहाँ पे फील्ड लाइन जो है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करते हैं। लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट, अगर इनसाइड द मैग्नेट देखे तो ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ही तो मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपको तो क्लियरिटी मिल गया होगा। तो इनसाइड द मैग्नेट यहाँ पे पूछा गया, इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम
साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो इस तरह आपको क्लैरिटी रखना है, समझ में आ गया। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वो जो है मैग्नेट के बाहर जो है वो जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव करते हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर अगर हम देखें तो ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करते हैं। वाटर स्टोर्ड इन अर्दन पॉट्स बिकम कूलर इन समर बिकॉज ऑफ, तो ये बेसिकली इवापोरेशन के वजह से होता है। इवापोरेशन बेसिकली क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट जो है ये देता है। यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मिट्टी का एक घड़ा है, तो मिट्टी के जो घड़े होते हैं ना उसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे जो है ये छेद होता है, जिससे क्या होता है कंटिन्यूअसली जो है ना वाटर यहाँ से सिप करता रहता है, और ये वाटर जैसे ही इवापोरेट होता है ना तो यहाँ पे ये कूलिंग इफेक्ट जो है इवापोरेशन छोड़ता है, जिसके वजह से जो है ये अर्दन पॉट्स में जो पानी रखे होते हैं दे बिकम कूलर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर 1 इवापोरेशन। आगे बढ़ते हैं। गॉस इज यूनिट ऑफ व्हिच क्वांटिटी, तो गॉस जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो है ये बेसिकली इसका क्वांटिटी है। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1 टेस्ला में कितना गॉस होता है, ठीक है, 1 टेस्ला इक्वल्स टू कितना गॉस होता है, इसका सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है, सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और गॉस जो है ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो है ये क्वांटिटी होता है। नो करंट विल फ्लो बिटवीन 2 चार्ज बॉडी इफ दे हैव, तो 2 चार्ज बॉडी के बीच करंट तब नहीं फ्लो होगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके एक बॉडी से दूसरा बॉडी में जो है ये करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है। राइट हैंड थंब रूल वाज गिवन बाय, तो राइट हैंड थंब रूल जो है किनके द्वारा दिया गया था। यहाँ पे जस्ट इमेजिन कीजिए, एक मुट्ठी बना लीजिए, हाथ का मुट्ठी आपने बना लिया, और जो थंब है ना उसको ऊपर की ओर कीजिए। तो यहाँ पे हम आपको समझा सकते हैं। फिर जो है ये बेसिकली मैक्सवेल के द्वारा ये दिया गया था, ये पहले, लेकिन समझना ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मुट्ठी बना लीजिए, राइट हैंड का मुट्ठी बना लीजिए और जो है थंब को ऊपर कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। और थंब को जो आपने ऊपर किया है ना, थंब जो अपवर्ड किया है, ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है। ये जो है थंब मान लीजिए, तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ जो है ये किसका डायरेक्शन है, ये जो है करंट का डायरेक्शन है। और आपकी उंगलियां जिस तरफ मुड़ी हुई है ना, तो ऐसे मान लीजिए उंगली जो है इस तरफ मुड़ी हुई है अंदर की ओर, ठीक है, तो ये जो है किसका है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे मुट्ठी बनाते हैं, थंब ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, और उंगलियां जहां मुड़ी हुई है अंदर की ओर, तो ये जो है सर्कुलर अगर हम देखें तो ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और ये किनके द्वारा दिया गया था, राइट हैंड थंब रूल, ये मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे होता है, मिडिल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बोथ पोल्स। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर डी, बोथ पोल्स। पोल्स में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ये सबसे क्लोज होते हैं, ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है होते हैं सबसे क्लोज होते हैं, जिसके वजह से जो है पोल्स में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मस्कुलर फोर्स जो है ये बेसिकली हम इसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है, जस्ट अलग नेम है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। बिकॉज मसल्स आर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड व्हाइल अप्लाइंग फोर्स, इसीलिए मस्कुलर फोर्स जो है इसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, तो द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा से डिस्कस करते हैं ताकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे और आप अच्छे से जो है इन डेप्थ में चीज़ों को जान सके, ताकि एग्जाम में गलती ना करें। तो सबसे पहली बात जो है, मान लीजिए 2 मीडियम है, ठीक है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर होगा, ठीक है, देन अदर मीडियम, ठीक है। अभी आपने जैसे बोला कि यहाँ पे बार बार ठीक है रिपीट करने का थोड़ा आदत हो गया, तो इग्नोर दैट, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए कहा जा रहा है कि मान लीजिए 2 मीडियम है, 2 अलग अलग मीडियम है, लेकिन यहाँ पे जो है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर होगा, तो हम क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं, रेयर मीडियम। लेकिन अगर हम इन डेप्थ में देखें तो ये क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम इसे कहना चाहिए, टू बी वेरी क्लियर कंसाइज। तो इसे जो है ऑप्टिकली जो है ये डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। तो रिफ्रैक्ट जो होता है यहाँ पे, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ऑप्टिकली जो है डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ऑप्टिकली जो है वो जो है कम डेंसर है एज कम्पेयर टू अदर वन। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि जो डेंसर मीडियम हम कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं, दे आर बेसिकली ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इतने अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हमने काम किया है 1100 जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं
जो एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो बनाए गए हैं सारे रेलवे के पेपर्स को देखते हुए बनाए गए हैं। सारे रेलवे के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1100 जनरल साइंस का क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है, ताकि आप प्रिपरेशन जब करें इन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लें, समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। साथ में हम पढ़ा रहे हैं इन सारे वीडियोस को तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको बहुत अच्छा से इन डेप्थ समझ में आएगा। अगर 40 आउट ऑफ 40 टारगेट है ना, तो ये जो क्वेश्चंस हमने बनाया है बेस्ट ऑफ बेस्ट हमने अपना कोशिश करके बनाया है कि जनरल साइंस का बेस्ट क्वेश्चन आपको दे। तो 1100 बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है वो 99 रुपीज़ में। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस करना है रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो 1100 क्वेश्चन है इनको भी हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे कवर अप कर ही रहे हैं। ये क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसी तरह क्वेश्चन इसमें जो है इंक्लूड किया गया है ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रिपरेशन बहुत अच्छा चलता रहे। और इसे जो है 99 रुपीज़ में इस बुकलेट को आपके लिए लॉन्च किया है। लेना कैसे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है और जैसे ही आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपकी मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहां से आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एक ऑफर भी है इसके साथ साथ जो है जनरल साइंस 1100 क्वेश्चन दिया ही है, साथ में सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद 1000 जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये भी इंक्लूड कर दिया है। जनरल अवेयरनेस 1000 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री है, ठीक है, इंग्लिश में ही है ये सारे क्वेश्चंस, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, इंग्लिश में ही है। दूसरे मीडियम का जो देख रहे हैं वो कृपया करके ना लें, क्योंकि हिंदी और अलग लैंग्वेज में हमने इसे नहीं बनाया है। ये बुकलेट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाया गया है और 99 रुपीज़ ही कॉस्ट रहेगा। चाहे हमने 1000 यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपको फ्री में दिया है, फिर भी इस 1100 क्वेश्चन का ही हमने जो है प्राइस जितना कम हो सके 99 रुपीज़, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, इसीलिए जो है 99 रुपीज़ में इसे लॉन्च किया है। जितने भी स्टूडेंट जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम देने वाले हैं खास करके उनके लिए लॉन्च किया है। टारगेट तो हमारा 40 आउट ऑफ 40 है ही। हम अपने तरफ से वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बुकलेट लॉन्च कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। ये बुकलेट में क्या होगा, क्वेश्चन और जो सही आंसर रहेगा वो मार्क रहेगा। एक्सप्लेनेशन के लिए तो वीडियो देखना है, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, इतना अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, वीडियो देखना तो बनता ही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस को पढ़ के एनालिसिस करके पढ़ना एक जो है अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, ये कॉन्फिडेंस जो है बेसिकली जनरेट आपको करेगा। इसी वजह से जो है बुकलेट बना दिया है, बेस्ट 1100 जनरल साइंस का क्वेश्चन दे दिया है, साथ में 1000 फ्री जनरल अवेयरनेस भी दे दिया है, 99 रुपीज़ में सिर्फ लॉन्च किया है, ठीक है। बिल्कुल ले सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, सारे वीडियोस को देख लें, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लेना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप एनालिसिस कर पाएंगे हरदम सारे क्वेश्चंस का और उस हिसाब से पढ़ते रहेंगे। तो एनसीईआरटी का क्लास 9 के जो साइंस का बुक है, क्लास 10 का जो साइंस का बुक है, इनको भी अच्छे से पढ़ें। सारे क्वेश्चंस को जब हमने रेलवे का पेपर का एनालिसिस किया, देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी के बुक से डायरेक्टली ही पूछे गए हैं, डेफिनेशन से डायरेक्टली ही पूछे गए हैं। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर से। जितने भी स्टूडेंट्स को लेना है बुकलेट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। Which of the following device is based on phenomena इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये दो फिजिसिस्ट के द्वारा लाया गया था, फैराडे एंड मैक्सवेल ऑब्वियसली। और फैराडे जो है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन जो है यही बेसिकली डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो जब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज आता है तो इसके वजह से जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर वोल्टेज ही मान लीजिए, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ज़्यादा यहाँ पे टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होता है तो यहाँ पे जो है वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और क्योंकि वोल्टेज प्रोड्यूस होता है इसके वजह से जो है करंट प्रोड्यूस होता है। ये बस सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बता दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वोल्टेज एंड वोल्टेज अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस करंट। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल एंड सिंपल, जितना सिंपलेस्ट हो सकता था उतना सिंपलेस्ट में आपको समझा दिया गया, ठीक है। और ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, यहाँ पे जो फेनोमेना है ये आपको जनरेटर में देखने मिलेगा, ट्रांसफार्मर में देखने मिलेगा, ये सारी चीज़ों में जो है आपको देखने मिलेगा। अगर यहाँ पे डेफिनेशन देखने जाएँ तो थोड़ा सा डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कुछ चेंज आता है तो जिसकी वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही वोल्टेज ही है। और जब वोल्टेज जब ये प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। या फिर फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन यही है। डेफिनेशन भी आपको बता दिया जा रहा है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हिच देन प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ये बेसिकली जो है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पे ही काम करते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के जो है बुक से लिया गया है क्वेश्चन, तो इसे हम पोल कहते हैं। सेंटर जो होता है स्फेरिकल मिरर का,
इसे जो है इस पॉइंट को जो है पोल कहा जाता है। तो ये जो है सिंपल देखिए, ये जो है एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है। द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, m इजिकल टू एफ रियली सॉरी यहाँ पे F इजिकल टू एम, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो है ये होता है। ये ध्यान रखना, बार बार रिपीट किया जा रहा है, F इजिकल टू एम है, ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्योंकि इससे जो बाद में जो क्वेश्चन है इससे ही रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरह का बनते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। और यहाँ पे अगर आपको पता है कि फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, तो बिल्कुल इसका यूनिट अगर आपको नहीं भी पता हो, मास किस में हम लेते हैं, केजी में लेते हैं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम लेते हैं, तो ये मैच करके भी आप बिल्कुल पहुंच सकते हैं। इसीलिए आपको बताया गया था कि जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ये बताया गया है, और इसी के थ्रू जो है आप यूनिट ऑफ फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना, अगर इस तरह का ऑप्शन देखने मिले मुझे तो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता है, F इक्वल टू एम होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखने के बाद m जो है मास केजी में, मास जो है केजी में ये मेजर किया जाता है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपली निकल जाएगा, समझ में आ गया कि हम कैसे रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों को, इस तरह आपको रिलेट करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट सिस्मिक वेव, तो फास्टेस्ट सिस्मिक वेव कौन सा है, तो प्राइमरी वेव या फिर पी वेव जो है ये फास्टेस्ट जो है ये सिस्मिक वेव है। अगर हम इसे फास्टेस्ट सिस्मिक वेव कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है सबसे पहले जो है ये अराइव होते हैं सेस्मोमीटर में। ठीक है, तो याद रखना सेस्मोमीटर में सबसे जो पहले कौन सा वेव को डिटेक्ट किया जाता है, प्राइमरी वेव या पी वेव को जो है ये डिटेक्ट किया जाता है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और पी वेव जो है इसका स्पीड अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे तो 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड जो है इसका जो है ये स्पीड है पी वेव का, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन बनता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सिस्मिक वेव कौन सा है, नोट डाउन करते रहें साथ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करें, क्योंकि जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं सारे क्वेश्चन को कवर अप करा रहे हैं, ठीक है, इस तरह शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट डाला जा रहा है। बाकी भी टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये हम खराब नहीं कह रहे हैं, किसी को खराब कहना नहीं है, सब अच्छे पढ़ा रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स में हम अपने तरफ से जो है 200% देने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ताकि एग्जाम में ना 40 आउट ऑफ 40 आप स्कोर कर पाए। तो फास्टेस्ट सिस्मिक वेव तो हमने जान लिया प्राइमरी वेव है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अगर पूछा जाए कौन सा वेव है तो ये है एल वेव। ठीक है, लॉन्ग पीरियड वेव। और इसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो है ये अपर पार्ट ऑफ जो अर्थ है इन्हें जो है ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सोलर पावर सिस्टम, तो सोलर पावर सिस्टम से कौन सा रिलेटेड है, तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट जो है इससे ये रिलेटेड है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन सर्टेन सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज फोटोवोल्टिक इफेक्ट। सिंपली आपको यहाँ पे समझा दिया गया जितना सिंपलेस्ट हो सकता था। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में इन सर्टेन सेमीकंडक्टर मटेरियल विच इज नोन एज फोटोवोल्टिक इफेक्ट। अगर फिर सेमीकंडक्टर में घुसेंगे, जो हमने अभी बोला सर्टेन सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनको यूज करके जो है किसी तरह जो है इनको ज्वाइन करके जो है ये बनाया जाता है। तो सेमीकंडक्टर में ज़्यादा नहीं घुसते हैं, और सभी क्लास 10 का जो साइंस तक ही आपका सिलेबस है और इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में इतना इन डेप्थ नहीं दिया गया है। तो इतना ही याद रखना है, सोलर पावर सिस्टम जो है फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे जो है ये काम करता है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करके जो है इसे अचीव किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हिच अर्थक्वेक वेव इन्वॉल्विंग ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट, तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट में अभी हमने पी वेव एल वेव तो डिस्कस कर लिया। तो ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट जो है एस वेव जो है इसमें जो है ट्रांसवर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट देखने मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जरूर पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे बार बार हमने जो है सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज किया है, तो यहाँ पे भी सिंपल लैंग्वेज से ही आपको समझा देता है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है हमारे हिसाब से इजीएस्ट लैंग्वेज में जो हम आपको समझा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे डिजाइनिंग ऑफ शिप एंड सबमरीन, ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। यहाँ पे हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ये सारे जो है बेस्ड है। लेकिन डिजाइनिंग ऑफ एयरप्लेन विंग्स ये जो है किसी भी तरह से जो है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। जरूर पढ़ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और से हमने आपको बता दिया है सिंपलेस्ट तरीके से, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। हमने आपको समझाने की कोशिश किया है, इसी तरह ही किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, तो सिंपलेस्ट वे में ही समझा दिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपलेस्ट वे में समझा दिया। कॉन्सेप्ट जो है सिंपलेस्ट वे में समझा दिया। जो पॉसिबल हो पा रहा है वो हम अपने साइड से कर रहे हैं। एक ही रिक्वेस्ट है यार, लाइक जरूर कर देना, काफी ज्यादा जो है हार्डवर्क किया जा रहा है। गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, ताकि हम जो है और ज़्यादा मोटिवेटेड होके
इस तरह के वीडियोस लाते रहें लगातार आपके लिए, ताकि 40 आउट ऑफ 40 जो है ये टारगेट हमेशा ही रहे और यही स्कोर करने का एग्जाम में भी हम कोशिश करते रहेंगे। विच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो इनमें से कौन सा डिवाइस जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड नहीं है। तो इसका आंसर पहले डिस्कस करते हैं। इसका आंसर जो है इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस। अब डिस्कस करते हैं मेन जो चीज़ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है इसे रेजिस्टिव हीटिंग कहा जाता है। नोट डाउन करें, इसे जो है रेजिस्टिव जो है जैसे हीटिंग कहा जाता है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ यहाँ पे रेजिस्टर लगाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस हो। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है इसमें जो यहाँ पे जो है बेसिकली जो बनाया जाता है फिलामेंट, इसको जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो है इसकी वजह से बल्ब भी जो है ये हीट प्रोड्यूस करता है। उसी तरह जो है आपने पढ़ा होगा फ्यूज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा करंट जैसे ही फ्लो होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट से बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये भी जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है। इलेक्ट्रिक आयरन, ये कोई भी बता देगा, इलेक्ट्रिक आयरन जो है ये बेसिकली रेजिस्टिव हीटिंग यहाँ पे भी देखने मिलता है, काफ़ी ज़्यादा जो है रेजिस्टिव मटेरियल यूज़ किया जाता है यहाँ पे, और जिसकी वजह से हीट जो है ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक प्लग एंड स्विचेस जो है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम नहीं करते, बाकी सारे जो है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यहाँ पे जो देख रहे हैं ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ही बेस्ड है। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली इज कॉल्ड, तो इनको जो है क्या कहा जाता है, ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट इन्हें कहा जाता है। जैसे आर पर अगर पूरा दिखाई दे रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है आर पर, ठीक है, तो इसे हम जो है किसी अगर कांच के थ्रू, ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू देख रहे हैं तो वो आर पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पार से उस पार हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो हम कहेंगे ये ट्रांसपेरेंट है। अगर पूरा जो है ये मान लीजिए लकड़ी का बना हुआ है, ये जो है ये एक स्क्वायर जो है काट दिया गया है और ये लकड़ी का बनाया गया है, तो ये जो इस तरह से उस तरह कुछ नहीं दिखेगा तो ओपेक कह सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा जो है हमें दिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो इसे हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे बटर पेपर एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, बटर पेपर एक एग्जाम्पल हो गया। फिर फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया, फ्रॉस्टेड ग्लास जो है उसमें भी आर पर जो है ये क्लियरली दिखाई नहीं देता है। फ्रॉस्टेड ग्लास वही है कि ग्लास के ऊपर जो फ्रॉस्ट जो है ये कर दिया जाता है, या फिर आप जो है फ्रिज में थोड़ी देर ग्लास को रख दें, उसको जैसे बाहर लाएंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर जो है वाटर जो है ये मॉलिक्यूल जो है जम जाएंगे ऐसे करके और वो फ्रॉस्ट हो जाएगा ग्लास, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो यही बेसिकली एग्जाम्पल है ट्रांसल्यूसेंट का। सोनार इज डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सोनार जो है इसे जो है अंडर वाटर यूज किया जाता है, ठीक है। शिप्स जो है सबमरीन शिप्स हो गए, ये सोनार को ही यूज करते हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड को जो है बेसिकली मेजर करने के लिए। और इसके अलावा जो और एक क्वेश्चन बनता है वो है सोनार का फुल फॉर्म क्या है। सोनार का फुल फॉर्म जो है यह है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। सोनार का फुल फॉर्म याद रखना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। व्हिच एनर्जी ऑफ विंड डज विंड मिल यूजेस, तो कौन सा एनर्जी जो है यूज करते हैं विंड मिल में, जो यहाँ पे टर्बाइंस लगे होते हैं जो बेसिकली रोटेट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन। आपको पता है अगर कोई जो है विंड मूव कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू मोशन जो एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी, ये जो विंड मूव कर रहा है ये क्या कर रहा है, जो टर्बाइंस है, जो विंड मिल के जो टर्बाइंस है, विंड के जो टर्बाइंस है उनको मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनली जो है मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस में कन्वर्ट हो जा रहा है, और फिर जो है टर्बाइंस जो है रोटेट होके फाइनली जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सिंपल है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली दे यूज काइनेटिक एनर्जी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाई डिटेक्टर मशीन, यहाँ पे ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा हम यहाँ पे इन डेप्थ नहीं घुसने वाले, बस आपको इतना याद रखना है, लाई डिटेक्टर मशीन जो है पॉलीग्राफ को जिसे कहते हैं, इसके थ्रू ही जो है लाई डिटेक्ट किया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत जो है इन डेप्थ चले जाएंगे, बस आप इतना याद रखना, लाई डिटेक्टर मशीन बेसिकली जो है ये पॉलीग्राफ जो है ये होता है। A spring balance is a device commonly used to measure dash acting on an object, तो force acting on the object। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, फोर्स क्या है, ये तो वेट ही तो है, ठीक है, फोर्स क्या है, वेट है। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है, वेट मेजर करता है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट F=mg जो है यही तो ये बेसिकली मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये फोर्स मेजर करता है, मास नहीं, मास जो है ये ओरिजिनल वेट है, ओरिजिनल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल पुल है। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है ये जो है फोर्स को मेजर करता है या वेट को हम कह सकते हैं मेजर करता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू जो है क्या होता है, ये होता है इक्वल्स टू 746 वाट जो है ये होता है। क्वेश्चन काफी बार बना है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ठीक इतना ही होता है ऐसा नहीं है, 746 वाट जो है ये आप याद रख सकते हैं 1 हॉर्स पावर है।
अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। डैश एक्सपेंशन मेक आईफिल टावर टॉलर ड्यूरिंग समर्स, तो ये थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है। थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, वैसे हीट वाला चैप्टर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में दिया गया है। जब बहुत ज़्यादा हीट होता है तो क्या होता है, मेटल जो है ये एक्सपैंड करते हैं, बहुत ज़्यादा जब कोल्ड होता है तो मेटल श्रिंक करता है। आईफिल टावर जो है, आईफिल टावर जो बना हुआ है पेरिस में जो है, ये मेटल से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये समर्स में जो है इनका थोड़ा सा हाइट जो है कुछ सेंटीमीटर ज़्यादा दिखेंगे आपको, ज़्यादा जो है यहाँ पे अगर मापा जाए तो ये ज़्यादा मिलेगा। और वही विंटर्स में अगर हम देखें तो ये श्रिंक हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कम यहाँ पे देखने मिलेगा, क्योंकि ये मेटल से बना है, आयरन से बना है। तो मेटल्स में खास करके थर्मल एक्सपेंशन ये देखने मिलता है। अगर हम एक्सपैंड करें, एक्सपैंड होता है ज़्यादा हीट की वजह से, और श्रिंक होता है ज़्यादा जो है, अगर विंटर के सीजन है ज़्यादा कोल्ड है तो ये इसकी वजह से श्रिंक होता है ये मेटल। इसीलिए जो है जो मेटलिक स्केल्स हैं इनको जो है यूज़ नहीं किया जाता है ज़्यादातर एरिया में, रिसर्च वर्क में, या फिर उस जगह में जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, क्योंकि ये स्केल जो है थर्मल एक्सपेंशन इसमें देखने मिल सकता है। ज़्यादा हीट की वजह से एक्सपैंड हो सकता है, ज़्यादा कोल्ड हुआ तो श्रिंक हो सकता है, तो एक्यूरेट जो है मेजर नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है जो यहाँ पे मेटलिक स्केल्स हैं इनको काम में नहीं लिया जाता है। जहाँ पर खास करके अगर देखें यहाँ पे रिसर्च वर्क हो रहा हो, या फिर कुछ जो है यहाँ पे कुछ ऐसे अचीव करने की कोशिश किया जा रहा है, कुछ मार्वलस जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे मेटलिक जो है ये स्केल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है ड्यू टू हीट एंड कोल्ड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया, सिंपल लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीज़ों को समझाया आपको। ठीक है, आगे भी वीडियो आते रहेंगे, आप साथ बनाए रखें, बिल्कुल लाइक जरूर कर दे वीडियो को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।